So beta, as we were discussing about the chapter 4 of the history, it is the last topic of history. इससे पहले डॉक्टर निहाल सर ने आपको कंप्लीट कराया है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, राइज ऑफ हिटलर, वो 3 टॉपिक्स थे। ये लास्ट टॉपिक होगा आपके हिस्ट्री का, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो हमने जो पिछली बार जो डिस्कस किया था, थोड़ा सा उन बातों को रिपीट कर लेते हैं क्योंकि आज बहुत सारे लोग नए हैं। फिर भी मैंने उस वीडियो को आपके साथ शेयर किया था, आज मैं कोशिश यही करूंगा। अच्छा, वो जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो फॉरेस्ट को हमने क्या किया, कट डाउन किया है, डिफोरेस्टेट किया है फॉर द डिफरेंट पर्पज। पहले जो बात आ रही थी कि फॉरेस्ट हमारे किस काम आते हैं करके, यूजेज एंड इंपोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट। दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन 3 मार्क्स। यूजुअली 3 मार्क्स में पूछा जाता है कि हमारे फॉरेस्ट के इंपोर्टेंट है और फॉरेस्ट का यूज हम कैसे कर सकते हैं करके। तो फॉरेस्ट से हमें क्या मिलती है, डिफरेंट टाइप की फर्नीचर मिलती है, मेडिसिन मिलती है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम फॉरेस्ट से लाते हैं, और भी जो हमें रेलवे ट्रैक्स डेवलप करने हैं, रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप करना है, उसे हम क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट जो वुड होती है उसी का यूज करते हैं बजट। और उससे अलावा अगर हम आजकल आप क्या करेंगे, सी रूट जब भी देखते हैं, वहां पर चलने वाले जो शिप होते हैं या वहां की बोट होती हैं, वो मैक्सिमम काय क्यों नहीं रहती है, जो वुड क्यों नहीं रहती है। अब वो वुड हमें कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट एरिया से मिलता है। और ये तो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि जो हम फॉरेस्ट से हमें पेपर के लिए वुड मिलती है, पल्प एंड पेपर कहते हैं, उसकी जो लकड़ी आती है वो भी फॉरेस्ट एरिया से आती है। और फ्यूल के पर्पज से हम फॉरेस्ट एरिया का यूज करते हैं। एनिमल के ग्रेजिंग फील्ड के लिए फॉरेस्ट होते हैं हमारे। और उससे वाला जो हम अपने खाने पीने की चीजों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, ईटिंग मटेरियल के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंड है। नॉन वेज जो हंटिंग वाला काम हुआ करता था पहले, प्रेजेंट टाइम में भी उसके लिए हम फॉरेस्ट प्रॉपर्टी पर डिपेंड है। सो फॉरेस्ट आर यूजफुल फॉर अस इन डिफरेंट वेज। ये तो पहला टॉपिक था। जो दूसरा टॉपिक था उसको हमने कहा था कि व्हाई डिफॉरेस्टेशन करके, डिफॉरेस्टेशन क्यों करना पड़ा बिटवीन द 17 एंड 19 सेंचुरी। वहां पर हमें डिफॉरेस्टेशन करना पड़ा, फॉरेस्ट एरिया को कट करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, कट डाउन, उसमें 2-3 आपके रीजन लिखे थे। वन फर्स्ट था कि लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, उसका मीन ये था कि हमें अपनी कल्टीवेशन की एरिया बढ़ानी है, तो कहीं की ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए हमें फूड रेंज की जरूरत पड़ेगी। अब हमारी जो अभी तक की जो एग्रीकल्चरल एरिया है वो फिक्स है, उसे हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, तो फॉरेस्ट कट करने पड़ेंगे। दूसरा था फॉर डेवलपमेंट ऑफ द रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरेस्ट एरिया को कट करना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए जब हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट एरिया को कट करेंगे, तो कहीं के हमारे रेलवे ट्रैक से डेवलप होंगे। वो भी उसके लिए क्या होता है, एक तो वहाँ रेलवे ट्रैक बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत होती है, वुड की जरूरत होती है। आपने देखा होगा उसमें क्या होते हैं, जब तो वो पट्टे डाके बने रहते हैं रेलवे ट्रैक पर, वो कहाँ से मिलेंगे हमें, फॉरेस्ट से ही मिलेंगे। ये हालांकि आज लोग क्या बनने लग गए, कंक्रीट के बनने लग गए, सीमेंट और लोहे के। लेकिन पहले क्या थे, आज से 20-30 साल पहले सब काय के बने रहते थे, ओनली हार्डवुड। हार्डवुड भी हमें कहाँ से मिलती थी, फॉरेस्ट एरिया से मिलते थे। अब उससे अलावा और काहे के लिए, एक उसमें और पर्पस बताया गया था कि अच्छा दूसरा इसमें यही है कि रेलवे ट्रैक को डेवलप करने के लिए हमें फॉरेस्ट क्यों कट करना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉरेस्ट ट्रैक्स हैं, मैक्सिमम जो फॉरेस्ट ट्रैक्स हैं वो फॉरेस्ट एरिया से होते हुए जाते हैं, फॉरेस्ट एरिया से होते हुए जाएंगे। तो उसके लिए हमें फॉरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, कट डाउन करना पड़ेगा। ये हो गया। एक थर्ड इसमें एक टॉपिक और था कि फॉर द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आपके बात की गई है जो हमारी बेवरेज क्रॉप्स हैं, टी एंड कॉफी, क्योंकि हमारे जो प्योर कॉफी का जो क्रेडिट जाता है इंडिया में लाने का, वो ब्रिटिशर्स को जाता है। 17 to 19 सेंचुरी हमारा ब्रिटिशर्स ही रूल किए थे, तभी हमारे लिए वर्ड यहाँ पर आया है कोलोनियल करके। कोलोनियल का मीन होता है
जब कोई पावरफुल कंट्री किसी वीकर कंट्री के क्या करती है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स को क्या करती है, एक्सप्लॉइट करती है। तो इस कंडीशन को कहा गया है कॉलोनियल। इट मींस किसी को अपना स्लेव बनाना। हम ब्रिटिशर्स के स्लेव रहे थे फॉर द मोर देन 300 इयर्स। तो उस बीच उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ प्लांटेशन एग्रीकल्चर डेवलप की। तो उन प्लांटेशन एग्रीकल्चर में टी और कॉफी मेन है। तो जो हमारा टी होता है नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में ज्यादा होता है, और जो कॉफी का है, कॉफी का साउथ इंडिया में होता है। ये दो तीन पर्पज थे जिसमें हमने ये व्हाई डिड डिफॉरेस्टेशन का एक टॉपिक था। अब जो नेक्स्ट आपका आने वाला टॉपिक है उसके बाद का द राइज ऑफ द कमर्शियल फॉरेस्ट्री करके, राइज ऑफ द कमर्शियल फॉरेस्ट्री। इसमें एक आपको वर्ड आता है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री करके, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। ये शब्द बार बार आपको सुनने में मिलेगा। सो व्हाट इज साइंटिफिक फॉरेस्ट्री? ये अब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में कहा गया है कि जो भी हमारे नेचुरल वेजिटेशन है उसे थोड़ा सा क्या करना है, नए मॉडल के रूप में क्या करना है, डेवलप कर देना है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के लिए। आपने अपने आसपास के कोई फॉरेस्ट एरिया देखा होगा, वहां पर आपको लोग क्या क्या मिलते होंगे, जहां नेचुरल वेजिटेशन है, जहां नेचुरली वेजिटेशन ग्रो कर रही है, वहां पर हमने उसके लिए क्या किया है, न तो पौधे लगाए वहां जाकर के, न हमने उसमें कुछ वीडिंग की है, न हमने उसमें कुछ पानी आने का भी दिया है, वाटरिंग कभी नहीं की है, इरिगेशन, वो ऑटोमेटिकली ग्रो अप हो गए। लेकिन अगर हम देखेंगे कि अगर आपके आसपास की कुछ फॉरेस्ट एरिया ऐसा होगा जहां पर आपको क्या मिलेंगे, कुछ जो प्लांट लगे होंगे एक फिक्स डिस्टेंस में लगे होंगे, 1 मीटर की डिस्टेंस में। आप देखना आपके अंदर आसपास में अगर यूकेलिप्टस के कई एरिया है तो क्या होगा, वो क्या होंगे, प्रॉपर डिस्टेंस में डेवलप होंगे। पता चला ऐसे ऐसा जगह हो, ऐसे ऐसे करके क्या होगा, वो डेवलप होंगे। आप लोग कहीं देखेंगे तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लगभग इक्वल होगी। इसका मतलब क्या हो गया, जो ये पेड़ लगाए गए इस तरह से डेवलप किए गए हैं, ऐसे ये रोज में डेवलप किए गए हैं, ये हो गया। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री आप थोड़ा सा समझें, जो प्लांटेशन है उसको एक सिस्टमेटिक मेथड में डेवलप करना। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम नेचुरली अगर इनको ग्रो करने देते तो हमें कैसे मिलते, कोई हमें यहाँ पर मिलता प्लांट, कोई यहाँ पर मिलता, कोई यहाँ पर मिलता, कोई यहाँ पर मिलता, कोई यहाँ पर मिलता, तो इनके बीच कहीं कोई यहाँ पर होता, कहीं पर क्या होता, दो प्लांट के बीच की दूरी कहीं पर बहुत ज्यादा होती, कहीं बहुत कम होती। उससे क्या होता, जो इनकी बीच की जो डिस्टेंस है बहुत कम है, तो आपस में ग्रो अप ढंग से नहीं हो पाते, तो इसलिए इनकी प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन की गई है। एक तो यह है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का दूसरा मतलब यह है कि एक जो प्लांट है उनकी अच्छी क्वालिटी डेवलप करना। कुछ पेड़ होते हैं एक ही, जो जैसे आपका यूकेलिप्टस का एक पेड़ है, देवदार का एक पेड़ है, वो एक क्या होते हैं, डिफरेंट वैरायटीज के होते हैं, उसमें से सबसे अच्छी वैरायटी क्या कर ली, सर्च कर ली, उसके बाद हम सब ने क्या कर दिया, उन सब अच्छी वाली वैरायटी को ही लगाया एक साइड से, ये भी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में आ गया। दूसरा, अगर हम जनरली फॉरेस्ट एरिया में जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, वहां देवदार के ट्री भी मिलेंगे, बांस के भी मिलेंगे, यूकेलिप्टस भी मिल जाएंगे, जहां जैसा एटमॉस्फेयर में उस टाइप की सारी वैरायटीज मिल जाएंगी। लेकिन इसमें हमें यहाँ पर केवल सिंगल वैरायटी डेवलप करनी है, ग्रोइंग ऑफ सिंगल वैरायटी इन लार्ज क्वांटिटी नोन एज द साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। अगर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को डेफिनेशन लिखने के लिए आए तो आप क्या लिखेंगे, ग्रोइंग ऑफ द single variety of the plants in large quantity in particular areas is known as the scientific forestry। एक पर्टिकुलर एरिया में लार्ज क्वांटिटी में ग्रो अप करना, केवल एक टाइप की वेजिटेशन को, सारी वेजिटेशन को एक साथ नहीं, वही साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है। अब ये जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है इसकी कहां से शुरुआत होती है, आपका एक नाम दिया है डाइट्रिक ब्रांडिस करके, डाइट्रिच ब्रांडिस करके आप क्या नाम दिया होगा, डाइट्रिच
ब्रांडिस, इसमें ही वाज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट। ये बार बार उन मार्क्स में पूछा जाता है, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। डाइट्रिच ब्रांडिस। और इसके बाद इनने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को एस्टेब्लिश किया था। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1864 established by the डाइट्रिच ब्रांडिस। 1864 में ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एस्टेब्लिश किया गया था बाय डाइट्रिच ब्रांडिस। ही वाज द जर्मन एक्सपर्ट, लेकिन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कहाँ डेवलप की थी? इंडिया में की थी। अब इसके कुछ में एक साल बाद क्या आया था? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में आया था। क्या आया था? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865। ऑल द क्वेश्चंस बिलोंग टू द 1 मार्क्स। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इन्हीं के हेल्प से बना था। पहले हमने क्या किया? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को एस्टेब्लिश किया, सेटअप किया डाइट्रिच ब्रांडिस ने। और आफ्टर 1 ईयर also established of the Indian Forest Act 1865। अब इसके बाद जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था, इसमें 2 बार अमेंडमेंट हुआ है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाज अमेंडेड ट्वाइस करके आपकी बुक में लिखा होगा, 1878 और 1927। 1878 and 1927। Once again, Indian Forest Act was amended to IFA, amended twice in 1878 and 1927। अब जो 1878 है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा टोटल फॉरेस्ट एरिया है, इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो अब आगे क्या होगा इसमें? अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट एक्ट 1878, द फॉरेस्ट वाज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। किसके अकॉर्डिंग? 1878 के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। 3 टाइप्स फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? ये 3 टाइप्स ही 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ये 3 टाइप्स ही क्या होगा? 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो इसमें से कहा गया कि है रिजर्व, एक है प्रोटेक्टेड, एक है विलेज फॉरेस्ट। रिजर्व, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट को डिफाइन किया गया है कि these are the forest areas which cannot be used by the common people। जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है वो these were could not use by the common people। उसमें के लोग उसमें यूज नहीं कर सकते थे, इवन फॉर देयर फ्यूल पर्पस या अपने किसी भी यूज के लिए। बिल्कुल क्या करेंगे? नो एनी परमिशन। तो आप इसके आगे लिख सकते हैं पीपल कुड नॉट यूज इट। पीपल कुड नॉट यूज किसको? रिजर्व फॉरेस्ट को। इनकी कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं है, उन्हें केवल इतना ही कहा है कि रिजर्व, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट का मतलब होगा कि जो विलेजर्स के अंडर कर दिया गया होगा। इसमें कहा गया कि जो प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट है, इनका यूज थोड़ा कर सकते हैं। काय के लिए? बिल्डिंग मटेरियल के लिए, फ्यूल के लिए, ग्रेजिंग पर्पस के लिए। तो आप क्या लिखेंगे? प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट वर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन
फ्यूल वुड, लकड़ियां जलाने के लिए, और ग्रेजिंग पर्पज, ग्रेजिंग एनिमल्स को चराने के लिए। 3 पर्पज हो गए हमारे, कंस्ट्रक्शन, फ्यूल एंड ग्रेजिंग पर्पज। ग्रेजिंग का मतलब हो गया कि एनिमल्स के लिए क्या कर सकते हैं हम, घास ला सकते हैं, ग्रास ला सकते हैं। These are the 3 categories of the forest according to the Amendment Act of the 1878। ये था। और इसमें शायद हमारी एक चीज और छूट रही है, डाइट्रिच ब्रांडेज जो थे उनने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप की थी 1864 में, और उससे वाला he also established the Imperial Forest Research Institute in Dehradun 1906। Imperial Forest Research Institute, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ है, the Imperial Forest Research Institute, ये बार बार पूछा जाता है, the Imperial Forest Research Institute, कहाँ है, देहरादून। कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1906 में। अच्छा, आजकल इसका नाम है वहां पर FRI करके, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट करके, FRI कैंपस कहते हैं। आप में से बहुत लोगों ने विजिट भी किया होगा FRI। पिछली बार प्रज्वल दुर्गापाल गए थे साइड, हमने उनसे ऐसे डिस्कस किया था, आप FRI गए हैं तो थोड़ा वहां की इंफॉर्मेशन लेके आना करके, आपका एक टॉपिक है करके, शायद उनको याद आ रहा होगा। ऐसे ही आप में से अगर कोई गया है तो जो FRI का है, ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, थोड़ा आप वहां जाके थोड़ा सा वहां की इंफॉर्मेशन और बढ़ा सकते हैं, आपके दिमाग में वहां की जो यादों को थोड़ा ताजा होगी होंगी। अगर कभी आगे जाने का मौका मिले तो वहां की डिटेल इंफॉर्मेशन लेके आए। चलो, ये बात हमारी होगी कि जो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून में है, 1906 में इस्टेब्लिश किया गया है। अब इसमें से साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हमारा हो गया है। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का मीन कि इसमें हम लगभग जो हमारे फॉरेस्ट एरिया है उसे, उसमें से एक सिंगल स्पीशीज को डेवलप करना लार्ज क्वांटिटी में और प्रॉपर मेथड से, सिस्टमेटिक मेथड में, उसे हमने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का दिया। फिर हमारे पास आए एक जर्मन एक्सपर्ट डाइट्रिच ब्रांडेस, ही वाज द जर्मन एक्सपर्ट, जर्मनी के थे, एंड ही एस्टैब्लिश्ड Indian Forest Research Institute in India, and he also became the first Inspector General of the Indian Forestry, Dietrich Brandes। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, यहाँ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को आगे बढ़ाया था। तब हमने कहा कि इन्होंने क्या किया था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को एस्टेब्लिश किया था 1864 में। नेक्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आ गया था 1865 में। वही फॉरेस्ट एक्ट क्या हुआ, ट्वाइस अमेंडेड हुआ, 2 बार अमेंडमेंट हुआ उसमें, 1878 एंड 1927 में। जो 1878 का जो अमेंडमेंट था उसमें 3 टाइप्स के फॉरेस्ट बनाए गए थे, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। और इसके अकॉर्डिंग जो रिजर्व फॉरेस्ट है, द पीपल कुड नॉट यूज और एंटर इन द रिजर्व फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट, दे कैन यूज द फॉरेस्ट प्रॉपर्टी। इतनी बात सब होगी है। अब थोड़ा
जो आप लोगों के जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। 78 और 1920। अच्छा, जो 1865 का ये फॉरेस्ट एक्ट है, इसमें 2 बार करेक्शन हुए हैं। एक तो 78 में हुआ है, एक 1927 में हुआ है। ओके सर। जो 1878 का है उसके अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट था उसको 3 टाइप से डिवाइड कर दिया गया था। ओके सर। एनीबॉडी एल्स? थैंक यू सर। ओके। अच्छा, कौन है? प्रज्वल है। प्रज्वल, अनम्यूट योरसेल्फ है। गवर्नमेंट बोर्ड साइड में कॉमन नहीं यूज कर सकते। क्या करें बेटा, एक बार और रिपीट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। सर रिजर्व फॉरेस्ट मतलब ये हो सकता है कि गवर्नमेंट जो अपने फॉरेस्ट पर आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं हो पा रही है। अगर किसी को प्रज्वल की आवाज समझ में आ रही है तो मुझे वो बता सकता है, जिसकी आवाज क्लियर हो। उनके यहाँ से नेटवर्क क्लियर नहीं होगा, इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रज्वल, आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम वहां कोशिश करेंगे आपकी जो क्वेरी है उसको क्लियर करने की। चलो, तो आज ठीक है, फिर ज्यादा आपकी क्वेरीज भी नहीं है, टाइम भी ओवर हो रहा है। हम जो नेक्स्ट डे है इससे आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में। और आपका जो इसका सिलेबस है आने वाले टेस्ट का 9th के लिए, वो शायद ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर है। हाँ मिश्रा जी। सर एक बार वो साइंटिफिक फॉरेस्ट डिफाइन कर दो सर। अच्छा, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है एक लार्ज एरिया में एक स्पेशल स्पीसीज को लार्ज क्वांटिटी में ग्रो अप करना। ओके सर। ग्रोइंग Thank अप you. द सिंगल स्पीसीज ऑफ द प्लांट इन लार्ज एरिया। Okay, Okay sir. now your time is going to over. So it is the sufficient for today. Thanks for today.